अब पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो उस समय हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थीं उसके निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग मुख्य रूप से किया गया था, ये आपको बताना है। सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल खड़ी। ये आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, ये उस समय की हड़प्पा कालीन समय का एक मुद्रा है जिसपे हाथी का चित्र अंकित है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि व्यापार। तो व्यापार उस समय के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो जैसा कि आप ये इमेज में भी देख रहे हैं मैप में, ये जो ब्राउन कलर का एरिया है ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है यहाँ तक। अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन डी, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान, ये सब मिलाकर यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। एक बार फिर देख लीजिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश या जनजातीय थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो इसका सही जवाब होगा ईंट से। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये ईंट से बनाया गया घर है जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पता चला है। तो उस समय के जो लोग थे ईंट से अपने घर को बनवाते थे क्योंकि वो शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सर्वप्रथम मतलब सर्वाधिक उत्पादन वो किस वस्तु का करते थे, मुद्राओं का, कांसे के औजार का, जौ का या कपास का। तो सर्वप्रथम वो उत्पादन कपास, सर्वाधिक उत्पादन वो कपास का करते थे। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। नोट कर लेना कौन, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो आपको अब ये बताना है कि जो हड़प्पा कालीन समाज था उस समय किन वर्गों में विभक्त था। 4 वर्ग कौन कौन से थे, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे या कौन से थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे जो उस समय समाज उस समय का समाज इन 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। तो जो उस समय के लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे क्योंकि शहरी निवासी थे। तो जैसे अब हम किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं ना, उस समय भी वो उनका भी अपना एक माप और तौल था, वो अभी हमें नहीं पता चला है, बस हमें यही पता चला है कि वो माप और तौल से परिचित थे। तो ये कहाँ की खुदाई से पता चला हमें। तो इसका सही जवाब होगा लोथल। लोथल जो कि अब गुजरात में है, आगे मैं आपको बताऊँगा, पहले अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोथल जो कि अब इस समय गुजरात में है। तो उसकी खुदाई, वहाँ की खुदाई से पता चला है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। तो आगे हम ये देखते हैं, एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इन्हें हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे क्योंकि खुदाई से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली है, किस नदी के किनारे वो शहर है। तो इसे हम कवर करते हैं। पहले तो कांस्य मूर्ति, कुएँ और स्नानगृह, ये कहाँ की खुदाई से मिले हमें। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से, जो कि अब कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध में, सिंधु नदी के किनारे। तो आप सब लिंक करके चलिए इसे, क्योंकि ये अगर आप लिंक करके चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में कि ये किस शहर में है, अब कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कांस्य मूर्ति, कुएँ और स्नानगृह,
ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के किनारे। सिंध और सिंधु आप रिलेट करके ही चलेंगे। अगला देखते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह जैसे आपको पता ही होगा कि पोर्ट, जहाँ पर शिप एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करती है ना माल, तो ये समुद्र तटीय के किनारे होगा। आपको जैसे कि पता है बंदरगाह कहाँ पर होगा, समुद्र के जो तट पर शहर होगा वहीं पर होगा। तो लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, आपको पता है गुजरात समुद्र के तट पर ही है। तो लोथल, अगर बात करें लोथल, ये तो भोगवा नदी के किनारे है। तो बंदरगाह लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अगला, ये कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो ईंटों के घर में रहते थे। तो ईंट के घर कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगा। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये आप ये याद रखना। अभी हम इनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, पर आप इन्हें एक बार जरूर फिर दोबारा देख लेते हैं। कांस्य मूर्ति कुएं स्नानगृह मोहनजोदड़ो सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। बंदरगाह लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। ईंट के घर कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमें कुछ दिया हुआ है, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अभी हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे कि सामने आप देख रहे हैं रावी, सिंधु, भोगवा, ये घग्गर, ये नदियाँ दी हुई हैं और ये शहर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ए। 1 2 3 4 मतलब जो आमने सामने। मैंने चार क्वेश्चन थे ये, मैंने एक में ही कवर कर दिए क्योंकि ये पूछा गया कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। चारों आपको याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। स्नानागार मतलब इस समय जैसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं ना, उस समय के लोग भी स्विमिंग पूल को जानते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत मतलब सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था। तो ये कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। अभी हमने पढ़ा ना मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी में। ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा ये स्विमिंग पूल है उस समय का, जिसे स्नानागार कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो स्नानागार का पाया गया था कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, किस स्थल में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये वाली जो कांस्य मूर्ति है ये कहाँ पर पाई गई थी। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कहाँ पर पाई गई थी ये, हाँ ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो बंदरगाह कहाँ पर था, तो आपको बताया ना गुजरात जो कि समुद्र तट के हैं, वहीं उसी में वहीं लोथल। तो लोथल इसका आंसर होगा, वहाँ पर प्रमुख बंदरगाह पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी सन 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा मतलब खुदाई शुरू हुई थी, जिससे पता चला था कि इतनी प्राचीन सभ्यता भी पहले रहती थी। तो इसकी खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो बात करें उस समय के संपूर्ण क्षेत्र का विकार, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी सीमा, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, पूर्वी सीमा कहाँ तक थी। पर अभी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि उसका आकार किस प्रकार का था। अगर हम देखें तो इस प्रकार का आकार था, त्रिभुजाकार, इस प्रकार फैला हुआ था पूरा जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो त्रिभुजाकार, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसका भी आगे के लिए क्वेश्चन हम करेंगे कि उत्तरी सीमा पूर्वी सीमा कहाँ तक की थी, पर फिलहाल इसका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो हाँ ऑप्शन सी सिंध, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किस देवता का चित्र हमें मिलता है सिंधु घाटी की मुद्रा में। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आद शिव। यहाँ पर आद आएगा, आश लिखा है जैसे यह लिखा है ना आद शिव। तो शिव जी का जो चित्र है हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में मिलता है, आद शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो आपको याद हो गया होगा गुजरात में कौन सा स्थल था, तो लोथल। यहीं पर बंदरगाह है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो जो भारत में खोजा गया था वो सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो वो शहर था हड़प्पा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और देख ही रहे हैं आप कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा भी जरूर जाएगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जिसका स्थानीय नाम है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। जो उनकी नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो काफ़ी उच्चतम थी, इसलिए शहरी सभ्यता कहा गया था इन्हें, सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंथल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब उत्खनन जो उसकी खुदाई थी, जो मोहरें हमें वहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहरों में सबसे ज़्यादा किस पशु का जो चित्र था अंकित था। तो इसका ऑप्शन आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं इमेज में, बैल। तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें थी, मोहरों पर बैल का चित्र अंकित था उस समय के। और भी कई चित्र थे पर सबसे ज़्यादा बैल का चित्र अंकित था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो अब ये हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। एक ही बार में हम समझ लेते हैं कि पूर्वी सीमा कौन सी थी, पश्चिमी सीमा कौन सी थी, उत्तरी और दक्षिणी, मैंने चारों कवर की हैं। तो बात करें सबसे उत्तरी सीमा, तो जो सबसे उत्तरी बाउंड्री थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो है मांडा, जो कि जम्मू में है। और उसके बाद दक्षिणी देख लेते हैं। तो दक्षिणी बाउंड्री है जो है, दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। मतलब उत्तर के जम्मू से लेके दक्षिण के महाराष्ट्र तक, दैमाबाद तक। और बात करें पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पूर्वी के बाद अब इधर आते हैं पश्चिमी सीमा, तो ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान में है। तो जो बलूचिस्तान तक है इसकी पश्चिमी सीमा लगती है, जो कि सूत का गैंडोर कहते हैं इसे। इसका क्या नाम है, सूत का गैंडोर। तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा, देखिए एक बार ऊपर यहाँ पर देखते हैं। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में। अगर पूछा जाए दक्षिणी सीमा कहाँ पर है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। और पूछ लें पूर्वी सीमा कहाँ पर है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा सूत का गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। ये पूरी सिंधु सभ्यता का विस्तार मैंने आपको बताया। ये 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा, इसलिए इसे भी स्टार मार्क कर देता हूँ मैं आपको। और इसे भी जरूर नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि इसकी सीमा कहाँ पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसे वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने करंट अफेयर की भी काफ़ी वीडियो डाली हैं। आप अपने इस चैनल पर जरूर जाकर देख लेना और मुझे जरूर सपोर्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो मतलब एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है हड़प्पा में, तो वह कहाँ पर है, आपको यह बताना है कहाँ की खुदाई से पता चला है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। तो धोलावीरा की खुदाई में पता चला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो जो हड़प्पा के लोग थे, जिन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, उसमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो ये भी आरआरबी में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। तो लाल रंग का उपयोग करते थे वो ज़्यादातर बर्तनों में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर किया है ताकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना बन सके, और ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। आपको बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे ज़्यादा, आत्म ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ में, या मातृशक्ति में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि मातृशक्ति में। तो उस समय के जो लोग थे वो स्त्रियों पर उनका काफ़ी आदर करते थे, और जो उस समय देवताओं के अलावा देवियों का भी पूजा करते थे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, मातृशक्ति में उनका ज़्यादा विश्वास होता था, देवियों पर उनका ज़्यादा विश्वास होता था। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो कौन सा ऐसा पशु है जिसके अवशेष उस समय की सभ्यता में हमें नहीं प्राप्त हुए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी शेर। शेर के अवशेष अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। घोड़ा मिल चुका है, गाय और हाथी, इन तीनों के अवशेष मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक शेर के अवशेष नहीं मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये ऐसा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे, मतलब किस धातु का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो तांबा, सोना, चांदी या लोहा। इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा। वो लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि अभी तक हमें जो खुदाई हुई है उसमें लोहा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो उस समय के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ, वो तांबा और सोना और चांदी से परिचित थे पर लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के काल में जो खुदाई हुई थी उसमें तांबे का रथ भी हमें मिला है। तो आपको ये बताना है कि तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ दैमाबाद। अभी मैंने पढ़ा ना, दक्षिणी सीमा कहाँ पर थी, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी सीमा। तो वहीं पर से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था खुदाई से।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन सी, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तभी जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया ना, वो मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे, तो वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, मतलब देवी की भी पूजा करते थे और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। तो जो कपास का उत्पादन हुआ था, इसका सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था उत्पादन, जिसे ग्रीक यानी यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे। तो वो कपास को किस नाम से पुकारते थे यूनान के लोग? वो पुकारते थे ऑप्शन ए सिंडन, सिंडन के नाम से पुकारते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 3 ही क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में, बाकी हमने सभी कवर कर लिए और इसमें से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसे भी आप कवर कर लेते हैं। चलो कि मोहनजोदड़ो में से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो जो आज शिव अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जो आज शिव मुहर थी, उस पर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये इसका ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी, यानी गैंडा, भैंसा, व्याघ्र, हाथी और हिरन, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ था मुहर पे, उस समय के मुहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। मतलब उस समय की कौन सी फसल थी ऐसी जो उत्पादन नहीं किया जाता था, जिसका जौ, दालें, चावल या गेहूँ। आपको बताना है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दालें उस समय नहीं उगाई जाती थी, ऐसा अभी तक की खुदाई में नहीं पता चला है कि उस समय की दालों का कोई भी अभी तक नहीं मिला है प्रमाण की दालें उगाई जाती हों उस समय, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, दालें। नीचे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में उन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था घरों के विन्यास के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता से। तो हम देखते हैं वैदिक सभ्यता आखिर आई कब। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले मैंने बताई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। तो वेदों से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो अब हम देखते हैं वैदिक काल। तो जो वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसका समय काल याद रखना, वैदिक काल का समय काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल 2 प्रमुख काल में विभाजित था। कौन कौन से? पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसका समय काल था लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल था ये इसके बाद का काल था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो याद रखिएगा, जो वैदिक काल था इसमें 2 काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का था। और जो उत्तर वैदिक काल था ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। और बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। 4 वेद थे ना प्रमुख, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की, बाकी के बचे 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्यों ने ही इस पूरे वैदिक काल की यानी वैदिक सभ्यता का आरंभ किया था। तो आर्यों के बारे में हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। और जो आर्य ये संस्कृत का शब्द है, याद रखिएगा, आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। स्टार मार्क कर देता हूँ, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और आर्यों का मूल निवास स्थान, तो आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, मतलब ये भारत में आने से पहले कहाँ पर रहते थे? तो 3 प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा ये बताया गया है और एग्जाम में पूछा गया है। तो मैक्स मूलर जिन्होंने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और सर्वमान्य है, ज़्यादातर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। पर सर्वमान्य है मध्य एशिया, मतलब ज़्यादातर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। पर ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि आर्य तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। पर यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आर्य सर्वप्रथम जब मध्य एशिया से आए थे उसके बाद वो पंजाब और आगे अफगानिस्तान में आकर बसे थे।
तो कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन जब उसका पतन हुआ उसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता बनी ये ग्रामीण सभ्यता बनी। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी ये 5 भागों में बटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी ये 5 भागों में बटी थी। कौन कौन से भाग में? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम बना, ग्राम को मिलाकर विश्व और विश्व को मिलाकर जन। जैसे मान लो जो विश्व है ये प्रांत, जैसे आजकल जिले हैं ना, तो बहुत सारे जिलों को मिलाकर क्या बनता है? राज्य। तो उस समय राज्य को जन कहते थे। और बहुत पूरे राज्यों को मिलाकर क्या बनता है? राष्ट्र। तो ये इकाइयाँ थी। और सर्वोत्तम इकाई मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राष्ट्र। तो 5 इकाइयाँ थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये वैदिक सभ्यता की 5 इकाइयाँ थी। और सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र और सबसे छोटी इकाई थी कुल। तो कुल कितने वेद थे? तो 4 वेद थे, जैसे मैंने आपको बताया। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। पूरी की पूरी जो वैदिक सभ्यता थी ये इन वेदों से ही बनी थी, इसलिए इन वेदों के बारे में भी पढ़ना आवश्यक है। और एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन पूछता है इन वेदों से। तो हम इन वेदों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं पूरा आपको वही बताऊंगा। तो ऋग्वेद, पहले हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये डिक्टो पूछा जाता है एग्जाम में, याद रख लीजिएगा, याद इसे रट लीजिएगा कि इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र है। तो जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ये ऋग्वेद से ही मिला है हमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। तो जो पूरा ऋग्वेद है इसमें क्या है? स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं, उनका पूरा संचय है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता बात करें तो 3 प्रमुख देवता थे। पहले इंद्र, अग्नि और सोम, ये 3 प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल के। तो ऋग्वेद के बाद अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। तो वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वेद में क्या लिखा है, कौन सा संकलन है। तो आगे जब मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा तो इसमें इससे भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए आप अभी ध्यान से पढ़ें। तो यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। याद रखिएगा, यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। और इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। जिसे हम कैसे याद रखेंगे? आप देख रहे होंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद की शुरुआत किससे हो रही है? या से। तो यज्ञ, इसमें क्या बताया गया? यज्ञों के नियम। तो यज्ञों का भी शुरुआत हो रही है या से। तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है? यज्ञों के नियमों के बारे में बताया। आप इसे याद रखना, या से शुरुआत हो रही है दोनों की। दूसरा है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान यानी कि गीत। तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। किसे? सामवेद को। शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि वैदिक सभ्यता को 2 काल में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल किसे माना गया है? तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल माना गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपको बताना है कि वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो इसका सही उत्तर होगा डी, तंबाकू। तंबाकू की फसल का ज्ञान उत्तर वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, चावल और गेहूं, इन तीनों फसलों का ज्ञान उन लोगों को था, वैदिक काल के लोगों को था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वेदों की संख्या है ऑप्शन सी 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और बात करें सबसे प्राचीन वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो नीचे इस लेफ्ट साइड में हमें वेद दिए हुए हैं,
और इस साइड राइट साइड में हमें इसे मिलाना है। मतलब जितने भी वेद हैं उसमें किस चीज़ का संकलन है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है और एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि इसे कैसे याद करना है, तो अब आप वो जरूर वीडियो को देख लें अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा, इसका पहला पार्ट। तो ऋग्वेद में किस चीज़ का संकलन है, तो ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संकलन है। तो पहले का ऑप्शन होगा लास्ट डी। यजुर्वेद में किस चीज़ का संकलन है, यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड का संकलन है। सामवेद में संगीत में स्तोत्र, मतलब जो संगीत का जनक भी किसे कहा गया है, सामवेद को संगीत का जनक कहा गया है। और बचा अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जो वशीकरण है, मतलब जो जादू टोने हैं, इसका जो संकलन है अथर्ववेद में पाया गया है। तो बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आप चारों वेद का याद रखना है कि किस चीज़ में, किस वेद में किसका संकलन पाया गया है। इसे पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था, जिससे आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होगी, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो आर्य थे इन्होंने वैदिक सभ्यता को शुरू किया था। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था ये आपको बताना है। तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था ऋग्वेदिक, क्योंकि दो काल थे ना, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल के समय जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो किस वेद में वर्णन है इसका, तो सामवेद में। जैसे पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे सा से शुरुआत है सामवेद की और संगीत भी सा से शुरू होता है। तो जो संगीत का संकलन है, संगीत का जनक किसे कहा गया है, सामवेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराण की संख्या कितनी है। जैसे वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, उसी प्रकार पुराण की संख्या कितनी है। तो पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद 4 है और पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है। जो हम प्रार्थना करते हैं ना गायत्री मंत्र की, यह आपको बताना है कि इसका वर्णन किस पुस्तक में है, किस पुस्तक में से गायत्री मंत्र को लिया गया है। जैसा कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया 1994 और 2008 में, और पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। याद रखिएगा कहाँ से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, जो कि स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ये सब ऋग्वेद से ली गई हैं, और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो कहाँ से लिया गया गायत्री मंत्र, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और आप याद रखिएगा कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। आप इसे रट लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं या कितनी ऋचाएँ हैं। तो याद रखिएगा 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें 10 मंडल हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो जितनी भी नदियां हैं इन्हें वैदिक काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने पिछली वीडियो में कवर भी किया था। तो आपको बताना है कि जो व्यास नदी थी, जिसे अब व्यास नदी कहा जाता है, उसे वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, विपाशा, क्रमु, गोमती या कुभा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी विपाशा। तो जो अभी व्यास नदी है इसे वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ऋग्वेद में आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी किसे माना गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सरस्वती, गंगा नदी, सतलुज या सिंधु नदी। तो आप ज़्यादातर इसको गलत करेंगे, आप गंगा समझेंगे, पर गंगा को नहीं, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी माना गया है ऋग्वेद में। किसे, याद रखिएगा सरस्वती नदी को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर हम गलती कर देते हैं और गंगा को टिक कर देते हैं, पर इसका सही जवाब होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो लोहे की खोज हुई थी ये वैदिक सभ्यता में ही हुई थी। तो आपको बताना है इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु होने के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चरक संहिता
नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है, आपको बताना है कि यह किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र से, चिकित्सा से, राजनीति से या धर्म से। तो जो चरक संहिता है ये पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता 4 से शुरुआत होती है और चिकित्सा, तो ये पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था और आपको बताना है कि जादुई माया और जो वशीकरण जादू टोने हैं इसका वर्णन किस वेद में है? तो इसका वर्णन है अथर्ववेद में। याद रखिएगा किस में? तो इसका वर्णन है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आपको बताना है कि जो आर्य है इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आर्यों ने ही जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश। तो आर्य शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वंश, जो कि उच्च कुलीन वंश के थे वो लोग आर्य कहलाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे? ज़्यादातर लोगों का मानना है, ज़्यादातर मतलब इतिहासकारों का मानना है और इसे सर्वमान्य कहा गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और आकर पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में बस गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र, जैसा कि आप अभी देखते हैं कि जो कोई ग्वाला है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, तो ये व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ था? तो इसका प्रचलन हुआ था उत्तर वैदिक काल से। कब हुआ था इसका प्रचलन? उत्तर वैदिक काल में ही जो हमारा समाज था ये 4 वर्णों में बंट गया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेदिक काल था, मतलब वैदिक काल के 2 भाग थे ना, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वेदिक काल था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो गोत्र व्यवस्था थी वो उस व्यापार से संबंधित थी। मतलब जो दूध बेच रहा है उसे ग्वाला कहा गया, जो मतलब दूसरे जैसे चप्पल वगैरह बना रहा है उसे मोची कहा गया। लेकिन जो बाद में जो उत्तर वैदिक काल हुआ उसमें जन्म के आधार पर ही जो ये गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया। मतलब जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाया, ग्वाल का बेटा ग्वाल कहलाया। तो आपको ये याद रखना है कि जो गोत्र व्यवस्था की इसका प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो इसका प्रचलन शुरू हुआ था उत्तर वैदिक काल से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो जो वैदिक काल था उसमें यव किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। तो यव कहा जाता था किसे? जौ को। तो जो होती है उसे यव कहा जाता था वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस खाद्यान्न के लिए व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ आपको बताना है। तो चावल के लिए, जिसे आप चावल कहते हैं उसे वैदिक काल में व्रीहि शब्द कहा जाता है, मतलब व्रीहि कहा जाता था। जैसे जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। उसी प्रकार चावल को व्रीहि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीनतम पुराण है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण हैं। तो 18 पुराणों में से सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जैसे 4 वेद हैं, 4 वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हाँ, ऋग्वेद। उसी प्रकार प्राचीनतम पुराण कौन सा है अब आपको बताना है। तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी नेक्स्ट वीडियो हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो जो ऋग्वेदिक काल था उसमें सबसे प्राधान्य और सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? तो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन से थे? इंद्र थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में हम इंद्र को मतलब सबसे प्रमुख मानते थे और उत्तर वैदिक काल में आपको बताना है कि किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। ये बहुत ही गलती होती है, याद रखिएगा आप। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें इंद्र और जो उसके बाद का काल था उत्तर वैदिक काल था उसमें प्रजापति, इन्हें प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार, जैसे कि आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, जैसे बाल संस्कार और अंतिम समय में अंतिम संस्कार। उसी प्रकार जो अंतिम संस्कार होता है जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक कितने टोटल संस्कार होते हैं ये आपको बताना है। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। जो 16वां संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है। तो जन्म से लेकर 16 संस्कार होते हैं हमारे, याद रखिएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इनका वर्णन वेदों में 16 संस्कारों का वर्णन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में ये अघन्य नहीं अधन्या, अधन्या यानी वध योग्य नहीं शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो जो ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द यानी वध योग्य नहीं का प्रयोग किया गया था, किसके लिए? गाय का, गाय को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है किसे? तो किसे कहा गया था? कपिल को, गौतम मुनि को, कनाद को या पतंजलि को? आपको बताना है।
तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, मंडल तो 10 हैं और ऋचाएँ 10,462 हैं और बचा सूक्त। तो आपको सूक्त बताना है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। आप इसे रट लीजिए कि 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इनमें एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेद से लिया गया है, जिसमें स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संकलन है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी ये किसने की थी, ये आपको बताना है। वशिष्ठ जी ने की थी, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ये यूपीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो अब आपको बताना है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, ना कि गाय। गाय को अधन्य माना गया था, मतलब वध योग्य नहीं माना गया था, लेकिन जो उनका प्रिय पशु था ये घोड़ा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का, याद रखिएगा, किसका? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, पर सबसे अधिक बार उल्लेख जो हुआ है ये सिंधु नदी का हुआ है। इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, संस्कृत थी या चित्रलिपि थी या उर्दू थी? ये आपको बताना है। तो जो आर्यों की भाषा थी ये संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आपको बताना कि ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, खाना बदोश या जनजातीय सभ्यता थी? तो इससे पहले जो सभ्यता आई थी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, उसमें हमने पढ़ा था कि वो शहरी सभ्यता थी, और उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। पर वैदिक सभ्यता तो जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि पहले जो सभ्यता बसी वो शहरी सभ्यता थी, पर उसके बाद की जो वैदिक सभ्यता हुई ये ग्रामीण सभ्यता हुई। तो याद रखिएगा, हैरानी वाली बात है कि पहले शहरी सभ्यता थी पर उसके बाद ग्रामीण सभ्यता हो गई। पर याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी, और बाद की जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो अब आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। जो हमने वेदों की संख्या पढ़ी, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है और 4 वेद हैं। अब बचे उपनिषद। तो अब आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। तीनों आप याद रखिएगा। वेद कितने हैं? 4, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि प्राचीनतम व्याकरण जो कि अष्टाध्यायी है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है पाणिनि। तो पाणिनि जी प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सके। धन्यवाद।